नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया और उसमें चार्ज के कंसेप्ट और कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन किया हुआ था। आज के क्लास में हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत से पहले आपसे थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। चुंबक के बारे में पढ़ने से पहले या चुंबक के बारे में आपने जब पढ़ा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी सुना होगा या उसके बारे में अध्ययन किया होगा। तो देखिए, हम एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, एक एक चीज से शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि आप खुद इमेजिन करिए कि क्षेत्र किसे कहते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। जैसे आप बड़ा फेमस इस समय एक स्लोगन टाइप का है कि ये इलाका शेर का है या फिर ये इलाका इनका है। तो इलाका का मतलब ये हुआ या फिर रीजन का मतलब ये हुआ कि जैसे शेर का इलाका है, इसका मतलब ये हुआ कि शेर का प्रभाव क्षेत्र कितनी दूर में है। शेर का प्रभाव क्षेत्र जहां तक रहेगा उसे हम शेर का इलाका कहेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास ये चुंबक है, ये मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या यह मैग्नेट चाहे जितनी दूर कोई वस्तु रहे अट्रैक्ट कर लेगा? ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास ये कॉइन है और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो आप इस कॉइन को इधर काफी दूर से इसके पास तक लाइए और जहां पर ये कॉइन एक फोर्स का रियलाइजेशन करना शुरू कर दे, उस पर एक फोर्स का अनुभव होने लगे, तो हम कहेंगे कि ये जो कॉइन है वह इस मैग्नेट के फील्ड में इंटर कर रहा है, यानी इसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है। तो इस मैग्नेट का जहां तक चारों तरफ जहां तक प्रभाव क्षेत्र रहता है उसे हम इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र यानी वह रीजन जिसमें अन्य चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल, लोहा हुआ, निकल है, कोबाल्ट है, एक बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हमने ये चुंबक बनाया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपने चुंबक से बल रेखाओं को निकालते हुए अध्ययन किया होगा। तो ये चुंबक की बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर इंड होती हैं। थोड़ा फिगर हमारा एग्जैक्ट नहीं है, आप बस समझिएगा। तो देखिए, यह चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र एक होगा जहां तक कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर रखा जाएगा तो उस पर वह बल का अनुभव करेगा। उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसी तरह आपने गुरुत्वीय क्षेत्र सुना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंड या अन्य दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। इसी तरह देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने दिखाया है। मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर ऐसा रीजन है जहां पर अगर कोई दूसरा पिंड है, वहां पर उस पिंड पर एक बल का अनुभव होता है। इसी पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंड आकर्षण बल का अनुभव करेगा, उस पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र बोलेंगे। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वह पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो देखिए, क्षेत्र को एक परंपरा है, ट्रेडिशन है कि इसकी व्याख्या कुछ बल रेखाओं के आधार पर आसानी से की जाती है। इसलिए चुंबक में भी बल रेखाओं से निरूपित किया गया है, बल रेखाएं दर्शाई गई हैं। इसी तरह गुरुत्वीय क्षेत्र को भी बल रेखाओं से दिखाया गया है। इससे चीजों को समझने और एक्सप्लेनेशन में, तथ्यों की व्याख्या में काफी आसानी होती है, इसलिए इन बल रेखाओं को निरूपित किया गया है। वास्तव में ये बल रेखाएं होती नहीं हैं, बस इससे कोई किसी घटना या तथ्य या कोई भी प्रकरण है उसको समझाने में, व्याख्या करने में आसानी होती है।
आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र भी होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। और कहा जाता है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, अदर चार्ज, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और उसको भी मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश Q है, कोई आवेश Q है, तो इसके चारों तरफ बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई गई हैं। तो इन बल रेखाओं के कारण या फिर इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को जहां पर दूसरा चार्ज बल का अनुभव करेगा, हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसी तरह यहाँ निगेटिव है, यहाँ माइनस है, माइनस आवेश है, इसके कारण भी बल रेखाओं को दिखाया गया है। तो आप यहाँ तक इसको नोट करिए। फिर अब हम चर्चा करेंगे बल रेखाएं क्या होती हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। आप अगर परिभाषा लिखना भी चाहें तो इसको भी नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आइए एक और फैक्टर देखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दो पोल होने की वजह से चुंबक में दो तरह के बल होते हैं, दो तरह के बल, एक आकर्षण बल, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है। इसी तरीके से आवेश भी दो तरह के होते हैं और आवेश में भी दो प्रकार का बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। जबकि गुरुत्वीय बल केवल एक ही प्रकार का है, गुरुत्वाकर्षण केवल एक ही प्रकार का है, द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। इसलिए इसमें केवल और केवल आकर्षण बल लगता है, केवल और केवल आकर्षण बल का अनुभव होता है। यहां तक नोट करिए। आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि तीनों केसेस में, चाहे वह चुंबक हो, आवेश हो या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र हो, इसमें बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके फैक्ट्स पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ इसके बल रेखाओं में जहां पर घनत्व अधिक रहता है, जहां पर घनत्व अधिक रहेगा, वहां पर प्रभाव, उस क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक होगा। जैसे अगर चुंबक में कहा जाए तो चुंबक में सर्वाधिक जो घनत्व है, दो रेखाओं के बीच का गैप है, सबसे कम इस रीजन में मिलेगा। तो सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र वाला जो स्थान होगा वह यही होगा, ध्रुव होगा। यह स्थान और यह स्थान सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र वाले होंगे। इसी तरीके से गुरुत्वीय क्षेत्र देखा जाए तो अगर इससे दूर आप चलते हैं तो इनके बीच का जो गैप है रेखाओं के, ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जितना ही इस पृथ्वी से आप दूर चलते जाएंगे, आकर्षण का बल घटता जाता है, आकर्षण का बल घटता जाएगा। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलिए, देखिए यहाँ पर भी गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब कि रेखाओं के बीच का गैप बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर प्रभाव क्षेत्र कम हो रहा है, और जहाँ पर इनकी बीच की दूरी कम होगी वहाँ प्रभाव क्षेत्र अधिक होगा। उसी तरीके से आप आवेश में भी देखिए, इस आवेश के चारों तरफ जैसे ही इसके पास रहेंगे प्रभाव क्षेत्र सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे, इन बल रेखाओं के बीच की दूरियां भी बढ़ती जाएंगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ इससे दूर चलने पर प्रभाव क्षेत्र भी घटने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका प्रभाव है वो कम होने लगेगा। इसको आप नोट करिए। फिर हम आगे इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि प्रभाव क्षेत्र क्या है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, फोर्स लाइन क्या होता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। यहाँ पे शब्द है, ध्यान दीजिए, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ये रियल में नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में नहीं होता है, ये काल्पनिक वक्र है। जिस पर एक स्वतंत्र यानी कि फ्री, एकांक यानी कि बहुत छोटा एकांक यूनिट चार्ज, यूनिट धन आवेश
धन आवेश चलता है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी धन आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें और वह जिस रास्ते से होकर के चलेगा उसी रास्ते को ही हम बल रेखा कहते हैं। यहाँ दूसरी शब्दों में वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ देखिए। अगर एक धन आवेश है तो इससे बल रेखाएं शुरू होती हैं और ये इधर अनंत तक चली जाएंगी, अनंत दूरी तक जाएंगी। यहाँ बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और अनंत तक ये जाएंगी, इसका विस्तार अनंत तक होगा। और अगर ऋण आवेश है तो इस पर बल रेखाएं समाप्त होती हुई दिखेंगी, यानी कि ऋण आवेश पर अनंत से बल रेखाएं आएंगी, अनंत से बल रेखाएं आती हुई दिखेंगी। यहाँ है अनंत पर जाती हुई प्रतीत होंगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस आवेश के क्षेत्र में किसी हम आवेश को रख दें, कोई अगर धन आवेश यहाँ पर है तो धन आवेश अगर इस पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण होगा और यह इस धन आवेश पर अनंत दूरी तक बल लगाता हुआ जाएगा। उसका जो दिशा होगा उसकी दिशा इस दिशा में होगी, तो यह बल रेखा जो है इस पर लगने वाले बल की दिशा को बता रहा है, बल की दिशा को बताएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर प्लस आवेश रखा जाए, प्लस चार्ज रखेंगे तो ये माइनस जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आकर्षण बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर हमने इस चार्ज को, प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को बिल्कुल सेपरेट मान लिया है। यह इन दोनों के बीच काफी बड़ा गैप है, ऐसा नहीं है कि दोनों पास पास में है। तो ये है, अगर एकक केवल प्लस रहेगा तो बल रेखाएं इस तरह रहेंगी, केवल माइनस रहेगा तो बल रेखाएं इस तरह रहेंगी। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस को पास में लाएं तो बल रेखाओं का थोड़ा स्वरूप चेंज होगा। आइए देखिए कैसा स्ट्रक्चर होगा। अगर दो बल रेखाएं पास पास होंगी तो देखिए क्या फर्क होगा। मान लीजिए एक ये प्लस है और ये एक माइनस है, तो इस कंडीशन में ये जो बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, ये गुजरने वाली बल रेखाएं इधर की तरफ मुड़ेंगी इस तरह से। ये बल रेखाएं इस तरह से आपको मुड़ती हुई प्रतीत होंगी और ये भी बल रेखाएं इधर की तरफ और ऐसे, ये बल रेखाएं भी इस तरफ और ये भी हल्की हल्की बल रेखाएं मुड़ती हुई दिखेंगी और इस साइड की भी बल रेखाएं आपको कुछ इस स्वरूप में बल रेखाओं का स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसकी दिशा को अगर आप खींचना चाहें, दिशा को अगर आप दिखाना चाहें, अगर इसके डायरेक्शन को दिखाना चाहें तो इसका डायरेक्शन प्लस से शुरू होगा, तो प्लस से ये आउट होंगी, प्लस से ये बाहर की ओर निकलेंगी, ये बाहर की ओर निकल रही हैं और माइनस पर आकर खत्म होंगी, माइनस पर इस तरीके से आकर खत्म होंगी। ये थोड़ा सा जो वक्र है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझिए कि वक्र जो मुड़ रहा है इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि अगर किसी प्लस चार्ज को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो वो जो बल का अनुभव करेगा, अब सोचिए प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा। ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा और ये माइनस इस पर एक आकर्षण बल लगाएगा और यह अंततः जो चार्ज है इस माइनस की ओर आएगा और जो इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी उसी रास्ते को यह रेखा दिखा रही है, यह रेखा उसी रास्ते को प्रदर्शित कर रही है, यानी यह आवेश इसी रास्ते से होकर के इस माइनस तक पहुंचेगा। इस बिंदु पर अगर रखा जाए तो इस रास्ते से होते हुए आएगा, अगर यहाँ पर रखा जाए तो इस रास्ते को फॉलो करेगा। ये जो पैथ है उसी पाथ को ही दिखा रहा है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ का चार्ज इस चार्ज के पास तक आएगा। तो इसीलिए ये वक्र थोड़ा मुड़े हुए आपको दिखेंगे। आप बुक में भी मैच करा लीजिएगा। तो आप एक बार देख लीजिए प्लस का सेपरेट ग्राफ, माइनस का सेपरेट ग्राफ, और अगर प्लस माइनस एक साथ हैं तब कैसा ग्राफ होगा।
अब अगर मान लीजिए प्लस प्लस ग्राफ है, प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ हो, यानी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो अब देखिए ग्राफ में क्या चेंजिंग आएगी। ये ग्राफ थोड़े अब इस तरीके से होंगे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा यह। यहाँ इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण बल रेखाएं इधर की ओर मुड़ जाएंगी, बल रेखाएं थोड़ी सी इधर की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होंगी। थोड़ा ये हाथ से बन रहा है, इसकी थोड़ा प्रॉब्लम है, आप इसको मैच करा लीजिएगा। तो बल रेखाएं इस तरह से आपको दिखेंगी। अगर प्लस प्लस है तो प्लस में देखिए यहाँ से शुरू होंगी और ये बाहर की ओर जाएंगी, बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, बाहर की ओर। और ये वाली बल रेखाएं इस तरफ होंगी। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये जैसे लग रहा है कि यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण दिखता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, प्रतिकर्षण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस बीच में ये आकर्षण बल को दिखा रहा है, यह इनके बीच आकर्षण बल, क्योंकि ये बल रेखाएं आपस में ज्वाइन हुई हैं, तो ज्वाइन बता रहा है कि आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो ये बल रेखाएं प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रही हैं, प्रतिकर्षण को दिखा रही हैं। इसी तरह से यहाँ अगर माइनस और माइनस लगाया जाए तो माइनस माइनस भी इसी तरह के कुछ कैरेक्टर को दिखाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस फिगर आएगा। आप अपनी बुक से भी मैच कराइएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी, प्रतिकर्षण बल रहेगा। प्रतिकर्षण, ये रेखाएं सीधी रहेंगी, ये रेखाएं सीधी हैं, यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी हुई आपको दिखेंगी, यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेंगी। और ये माइनस है तो अनंत से इस पर आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरह से ये बल रेखाएं होंगी, इस तरह से ये बल रेखाएं दिखेंगी, इस तरह से। और इनके बीच में भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रही हैं, प्रतिकर्षण बल हो रहा है, इनके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है। तो इस तरह हमने वैद्युत बल रेखाओं के ग्राफ को खींचा, आप इसको नोट करिए। तो अब हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें आपको कि आपको ऐसा दिख सकता है, ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ एक ऐसा रीजन होगा जहां पर कि कोई भी बल रेखा नहीं होगी। इस रीजन में भी एक ऐसा रीजन दिख रहा होगा जहां कोई बल रेखा नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर उस क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाए, तो वह आवेश गतिमान नहीं होगा। इसका कारण ये है कि मान लीजिए 5 कूलाम का प्लस यहाँ है, 5 कूलाम का प्लस यहाँ है। अब इसके मिड पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रहेगा तो ये वाला +5 जो है इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये +5 सेम और अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर जो भी चार्ज है वह अपनी स्थिति में ही बना रहेगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। इसीलिए इसके बीच का जो वक्र दिख रहा है, यहाँ खाली स्थान दिखेगा। इसका यही फिजिकल मीनिंग है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बल रेखाओं के गुण पर चर्चा करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है, ये बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ दिख रहा है प्लस से चलती है और माइनस पर एंड होती हैं। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को, मान लीजिए ये बिंदु है, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो इसकी जो दिशा होगी स्पर्श रेखा की, इस बिंदु पर बल की दिशा को बताएगी। यानी यहाँ पर आवेश रखा जाएगा तो उस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लगेगा। अगर यहाँ पर आवेश है तो इस दिशा में बल लगेगा, यहाँ पर आवेश है इस दिशा में बल लगेगा, क्योंकि स्पर्शी की दिशा यह है। अगला है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर ऐसा होगा तो उस पॉइंट पर दो स्पर्शी होंगी। मान लीजिए अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट देती हैं ऐसे, तो इस बिंदु पर दो स्पर्शी होंगी। दो स्पर्शी होने का मतलब एक स्पर्शी इस दिशा में होगी और एक स्पर्शी इस दिशा में। अब ये दो बल की दिशाएं हो गई, तो एक ही आवेश पर दो बल अलग अलग दिशाओं में हो गई, जो कि ऐसा कभी संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस केस, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल
इसलिए ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगला है विपरीत आवेश होने पर ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जैसा कि पिछले ग्राफ में हमने दिखाया। और अगर समान प्रवाह विपरीत आवेश रहेंगी तो एक दूसरे से ऐसे मैच करेंगी जो आकर्षण को दिखाएगा, और विपरीत रहेंगी तो दूर हटने का प्रयास करेंगी जो कि प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। देखिए ये आकर्षण को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ मिलने का प्रयत्न कर रही है, ये आकर्षण को दिखाएगा। समान आवेश रहेंगे तो वहाँ प्रतिकर्षण होगा। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक कहाँ होगा, कहाँ कम होगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहले परिभाषा देखिए। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट पर लगने वाले बल, यानी उस पर कितना बल लग रहा है वह बल, और उस परीक्षण आवेश के मान कितना मान है उसकी निष्पत्ति, यानी कि उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा और परीक्षण आवेश का मान क्या है, इसके अनुपात को ही हम उस बिंदु पर, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, हमें पता नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है, कहाँ है, इधर कोई आवेश मान लीजिए रखा हुआ है, प्लस रखा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, हमें पता नहीं है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ एक परीक्षण आवेश रखेंगे, उस पर कितना बल लग रहा है वह बल और उस परीक्षण आवेश का मान कितना है, इसके अनुपात को ही हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसे E बराबर F बाई क्यू नॉट लिखेंगे। यहाँ देखिए F वेक्टर है, सदिश है, क्यू नॉट अदिश है, इसलिए टोटल जो E होगा वह भी एक सदिश राशि होगा। इसका मात्रक जो होगा, F का मात्रक न्यूटन और प्रति क्यू नॉट आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश हमने रखा है Q, इस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अगर E है, इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र E है तो कितना बल लगेगा हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E बराबर F बाई क्यू है, तो F बराबर Q इंटू E होगा, यानी यह बल का मान भी हमें पता चल जाएगा। हम बल की भी गणना कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कोई अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज के कारण जो क्षेत्र बनेगा वैद्युत क्षेत्र, उसकी तीव्रता कितनी होगी, किस पॉइंट पर कितना होगा, किस बात पर निर्भर करेगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू आवेश है जो कि O पॉइंट पर रखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी फ्लक्स लाइंस होंगी। इसके बाद इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि वहां उसका प्रभाव कितना अधिक होगा वैद्युत क्षेत्र का। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश जो है Q नॉट है, परीक्षण आवेश दैट इज टेस्ट चार्ज हमने मान लिया है Q नॉट है। अब देखिए ये Q है और ये Q नॉट है, तो इन दोनों के बीच कूलाम फोर्स काम करेगा। तो कूलाम फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। Q1 ये है, Q2 Q नॉट है अपान R स्क्वायर। अब ये फोर्स का वैल्यू हो गया, इनके बीच फोर्स कितना काम कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई क्यू नॉट होता है, यानी इस बिंदु पर या इस आवेश पर बल कितना लग रहा है बटे इस आवेश का मान कितना है, इस आवेश पर बल कितना लगा और इस आवेश का मान कितना है, यही चीज होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल का मान हमने निकाल लिया और उसी में क्यू नॉट से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर होती है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए क्या होगा। ये पहली बात की मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन 0 है
अगर दूसरा मीडियम होगा तो एप्सिलॉन एम, यानी कि उसकी वैद्युतशीलता परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। दूसरी वैल्यू ये है कि अगर Q की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, यानी कि चार्ज का मान अगर बढ़ता जाए, इसकी वैल्यू अगर Q आवेश ज़्यादा होगा तो तीव्रता भी अधिक होगी, तीव्रता भी अधिक होगी। अब तीसरा फैक्टर R दिख रहा है, ये R दिख रहा है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर आवेश से दूर जाएंगे यानी R की वैल्यू अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो आप देख रहे हैं कि R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टोटल E की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, E की वैल्यू डिक्रीज होगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके मिड पॉइंट सेंटर से आप जैसे ही बाहर की ओर चलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती हुई दिखेगी, घटती हुई प्रतीत होगी। जितना ज़्यादा आप दूर जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घट सकती है, घटती रहती है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च को अगर आप जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लाइटिंग होगी इसके पास होगी। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, लाइटिंग की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वह कम होती हुई दिखेगी। आप अगर एक पेपर को सामने लगाएंगे और पेपर जितना दूर करते जाएंगे, धुंधला प्रकाश होता जाएगा। बिल्कुल यही एनालॉजी है, आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। Now we coming at the point when there are a large number of group of charge, then what will be the force, resultant force and the resultant electric field at a particular point। तो देखिए आवेशों का एक पूरा समूह है, इस समूह के कारण इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर एक आवेश है Q, इस पर कितना बल लगेगा, और इस पॉइंट पर इनके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो फोर्स है वो फोर्स होगा, इसके कारण यहाँ फोर्स होगा F1, इसके कारण फोर्स F2, F3, F4। इस तरह से जितने भी आवेश रहेंगे सभी फोर्स को हम वेक्टोरली ऐड करेंगे, वेक्टर यानी सदिश नियम से जोड़ेंगे। इसको डायरेक्ट हमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आप सभी देखिए ये तीनों चारों वेक्टर के फॉर्म में है, इसको वेक्टर के नियम से आप जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही रिजल्टेंट फोर्स होगा। इसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है, इसके कारण अगर E1 है, इसके कारण E2 है, इसके कारण E3 है, and there is E4, then the total electric field E will be equal E1 plus E2 plus E3 and last plus E4। इसको आप वेक्टोरली ऐड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल। अब यहाँ समझिए सतत आवेश वितरण क्या है। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस का मतलब होता है लगातार रहे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश का वितरण हो। तो देखिए ये तीन प्रकार से संभव है। मान लीजिए एक तो प्रकार ये है कि जैसे ये वायर है, ये वायर पतला वायर है, मान लीजिए ये बहुत पतला अगर वायर है, तो इस पर अगर हम आवेश देंगे तो ये इस पर लंबाई के अनुसार फैलेगा। तो अगर लंबाई के अनुसार चार्ज फैल रहा है तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेखीय आवेश वितरण। यदि अगर चार्ज जो है, मान लेते हैं अगर ये पेज है, इस पेज के ये पूरा सरफेस है, इसकी थिकनेस काफ़ी कम है, एरिया अधिक है, इस पर अगर चार्ज देंगे तो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व या फिर पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। तीसरे प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का हो कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है, मान लेते हैं जैसे ये है, इसको अगर हम देंगे तो ये पूरे चार्ज जो है इस पूरे वॉल्यूम में फैलेगा। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम आयतन पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय वितरण कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन टाइप के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए।
अब हम एक एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक एक के कारण जो बल लगेगा उसकी गणना करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक तार है, इस तरीके से इस पर जो चार्ज है उसको प्लस चार्ज दे दिया गया, प्लस चार्ज दिया गया, तो सारे चार्ज इसके लंबाई के अनुसार एक समान रूप से फैल जाएंगे, एक समान रूप से फैलेंगे। अब इस पर आवेश का घनत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश घनत्व। तो यहाँ रेखीय रूप में वितरित है आवेश, आवेश एक रेखा में है, तो इस पर जो आवेश का घनत्व होगा उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब ये हुआ कि कितना आवेश कितनी लंबाई में है, यानी प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है, यही आवेश घनत्व हुआ। रेखीय आवेश घनत्व के लिए तो हम अगर लैम्डा देख रहे हैं, ये रेखीय आवेश घनत्व है, मान लेते हैं डी क्यू आवेश डी एल लंबाई में है, यानी अगर हमने थोड़ा सा यहाँ से लंबाई का एक एलिमेंट ले लिया, थोड़ा सा वायर का एलिमेंट लिया डी एल, तो इसमें हम मान लेते हैं कि आवेश जो है वो डी क्यू है। तो अगर डी एल लंबाई में डी क्यू आवेश है तो आवेश घनत्व जो होगा, इस आवेश में प्रति एकांक लंबाई हमें निकालनी है, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश जो है वही लैम्डा है। अब इस डी एल लंबाई में डी क्यू आवेश हो गया, इसके कारण आर दूरी पर एक पॉइंट ओ है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस पर कितना बल लगेगा उसकी गणना हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए आवेश जो है डी क्यू आवेश है, यहाँ क्यू जीरो है, बीच की दूरी आर है, तो कूलाम फोर्स से डी एफ थोड़ा सा जो फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 की वैल्यू क्यू नॉट, Q2 की वैल्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जानते हैं यहाँ से डी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स डी एल होगा, इसका इधर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल, तो इस डी क्यू की यह वैल्यू, डी क्यू की यह वैल्यू यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो डी एफ बराबर इतना हुआ, ये वैल्यू हुई। ये तो थोड़े से एलिमेंट के कारण फोर्स है। अब अगर पूरे वायर पर जो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है उसके कारण निकालना है, तो पूरे वायर के चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल जो फोर्स होगा 1/4πε0, क्यू नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट यहाँ का कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है, तो इसको आउट ले लेंगे, लैम्डा भी कांस्टेंट है। अब इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही टोटल फोर्स को डिनोट करेगा, यही टोटल फोर्स होगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जानते हैं E बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, यानी फोर्स से इस बल के मान में से क्यू नॉट हटा देंगे, यानी अगर E हमें लिखना है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो होगा 1/4πε0 इंटीग्रेट लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से आइए आगे देखते हैं। ये तो था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण। तो एक छोटा सा मान लेते हैं पृष्ठ है, इस पर हमने आवेश दिया है प्लस चार्ज, इस आवेश का एक छोटा सा एलिमेंट हमने ds लिया और इसके कारण यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं O है, इस पॉइंट पर भी इसी तरह एक चार्ज Q नॉट है। अब इसके कारण यहाँ पर कितना फोर्स निकलेगा, कितना फोर्स होगा, उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, यानी कि इस ds एरिया में dq आवेश है, dq आवेश है, तो इस बार जब पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे, यानी प्रति एकांक पृष्ठ में कितना आवेश है, तो प्रति एकांक पृष्ठ में तो dq आवेश है ds एरिया में, तो प्रति एकांक में निकल गया, इसको सिग्मा से हमने डिनोट किया। अब फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हुई। फिर यहाँ से dq बराबर सिग्मा टाइम्स ds हुआ, यहाँ पर ये dq की जगह वैल्यू रखेंगे, ये हुआ। अब हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 1/4πε0 Q नॉट आउट हो गया। अब यहाँ सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1/4πε0 सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर। आर कैप जो है केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब आइए इसी में लास्ट स्टेप में देखते हैं आयतन पृष्ठ घनत्व। मान लेते हैं एक छोटा सा आयतन है जिसमें
डी वी आयतन हमने लिया, इससे आर दूरी पर एक चार्ज है क्यू नॉट, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ माना है कि ये जो आयतन है ये डी वी है, तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि इस डी वी आयतन में जो आवेश की मात्रा है वो आवेश डी क्यू है। अब अगर dv आयतन में dq आवेश है तो आवेश का घनत्व निकालना है, यानी प्रति एकांक आयतन में आवेश कितना है। तो प्रति एकांक आवेश आयतन में, यानी कि प्रति एकांक आयतन में मान लेते हैं dq आवेश dv में है, तो आयतन पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व यहाँ होगा, आयतन आवेश घनत्व जो होगा रो dq/dv हुआ। अब हमें फोर्स निकालना है, हम जानते हैं फोर्स कूलाम लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहाँ r² हुआ। अब यहाँ से dq की वैल्यू हम यहाँ देखेंगे तो dq बराबर dv इंटू रो होगा, यानी रो dv, यही वैल्यू उठाकर रख लेते हैं। टोटल फोर्स के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये फार्मूला है टोटल फोर्स का। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वल 1/4πε0 Q टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा Q नॉट, इंटीग्रेशन रो dv/r² एंड r कैप, जो कि डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये काफ़ी आसान है, इसको आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट करिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होता है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, वैद्युत मतलब आवेश होगा, द्विध्रुव मतलब द्वि मतलब होता है दो, ध्रुव मतलब ध्रुव, यानी डाइपोल, दो पोल होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि इलेक्ट्रिक के कारण दो पोल, यानी कि एक प्लस है, दो पोल इलेक्ट्रिक में एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, बहुत शब्द को ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि बराबर होने चाहिए परंतु विपरीत होने चाहिए, दो बराबर हों और विपरीत आवेश हों, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, थोड़ी दूरी पर अगर स्थित होते हैं तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, आवेश दोनों जो है बराबर हैं और विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, ये माइनस ये प्लस विपरीत आवेश है और बहुत थोड़ी दूरी पर, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 2l है, तो बहुत थोड़ी दूरी पर अगर स्थित होते हैं तो इस सिस्टम को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में मिलेगा देखने को। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे HCl और HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इस केस में होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की साझे से बनते हैं ये बॉन्डिंग। अब अगर इसमें कोई एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो करता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ H और Cl में है, इसमें Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा थोड़ा निगेटिव ज़्यादा होगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ये थोड़ा सा चार्ज प्लस और यहाँ थोड़ा सा माइनस, और इनके बीच की दूरी लगभग एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है, तो बहुत कम दूरी। तो इस सिस्टम को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को रख लिया और एक प्रोटॉन है, दोनों पर चार्ज सेम होंगे और बहुत थोड़ी दूरी पर हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, जो कि अगर थोड़ी कम दूरी पर, बहुत अल्प दूरी पर रखे हों। ऐसा हो सकता है इनके द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं HCl में भी Cl का द्रव्यमान ज्यादा है, तो द्रव्यमान कोई मैटर नहीं करता, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आवेश जो है बराबर होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। आइए अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मोमेंट क्या होगा, जो डाइपोल है जिसमें दो है पोल, एक प्लस माइनस, इसका मोमेंट क्या होगा। तो इसको देखिए, लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ध्यान रखिए कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी कि कोई भी एक आवेश हो जाए और दोनों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी बीच की कितनी दूरी है, इसका गुणा, इसके गुणनफल को ही
हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इनके बीच की दूरी यानी मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कोई एक आवेश ले लीजिए और इसके बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए। इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे हम P से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है डाइपोल के अक्ष के अनुदिश, डाइपोल के यहाँ लिखा है डाइपोल के अक्ष के अनुदिश, यानी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसकी दिशा के अनुदिश, ये इसको हम बोलते हैं डाइपोल का एक्सिस। ये होता है डाइपोल का एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल का एक्सिस, और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ध्यान दीजिए, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अभी तक हम आवेश के कारण देख रहे थे, अब अगर दो आवेश एक साथ हैं यानी वैद्युत क्षेत्र है तो उसके कारण क्या होगा। सॉरी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसके कारण यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये निकालनी है। तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2L है, और हम मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से मिड पॉइंट से R दूरी पर है। तो सोचिए यहाँ से यहाँ 2L है, तो मिड पॉइंट से ये L हुआ और ये भी L होगा, ये डिस्टेंस भी L हुआ। अब इतनी पूरी जो डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है, प्लस आवेश के कारण यहाँ से इसके बीच की जो दूरी होगी, तो हम पूरे में से ये वाला घटा दें, पूरा इतनी दूरी में से ये वाला अगर घटा दें तो यही वाला बचेगा। तो ये वाला जो मान होगा R माइनस L होगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसके कारण यहाँ से इसकी जो दूरी होगी, तो इसकी पूरी दूरी हमें निकालनी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और ये L है, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी R प्लस L होगी। तो दोनों आवेश के कारण हमने दूरियां निकाल ली। अब देखिए, प्लस आवेश के कारण बिंदु A पर इस पॉइंट पर जो तीव्रता होगी क्या होगी, 1/4πε0। हम जानते हैं Q अपान R का स्क्वायर, तो Q प्लस Q है R माइनस L का स्क्वायर, और इसके कारण जो तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी, बाहर की ओर। ये कंफर्म सी बात है। अब दूसरा माइनस Q आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो तीव्रता होगी उसको निकालना है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी 1/4πε0, Q चार्ज हो गया, यहाँ से इसके बीच की दूरी R प्लस है, इसका स्क्वायर करेंगे, और ये माइनस चार्ज है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी इधर होगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ध्यान देने वाली लॉजिकली फैक्ट है कि देखिए, आवेश दोनों बराबर हैं, आवेश दोनों बराबर हैं, लेकिन यह जो आवेश है नजदीक है और ये आवेश दूर है। तो हमने बताया था कि जो नजदीक आवेश रहेगा उसके कारण तीव्रता अधिक होगी, यानी इस प्लस के कारण यहाँ तीव्रता अधिक होगी, माइनस के कारण कम होगी। इसलिए आप एरो देखिए, हमने प्लस वाले का एरो बड़ा बनाया और माइनस वाले का एरो छोटा है। अब इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, यानी कि इस बड़े वाले में से ये विपरीत वाला पूरा घटा दें, यानी इसको अगर हमने E1 माना है, ये E2 माना है, तो टोटल जो E होगा E1 माइनस E2 होगा, ये वाली वैल्यू होगी। तो अगर हम मॉड के दृष्टि से देखें तो पहले E जो है वेक्टोरली देखा जाए E1 प्लस E2, और E2 का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होगा। जब मॉड लेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/4πε0 कॉमन लेंगे और इसको a² माइनस b² के अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये वैल्यू R² माइनस L² हो रहा है, L² हो रहा है। अब यहाँ पे हम अगर देखें कि R² जो है मच ग्रेटर है L² से, ऐसा इसलिए क्योंकि L जो है बहुत छोटा है, यहाँ हमने दिखाया भले बड़ा है, L बहुत छोटा है और R बड़ा है। तो अब सोचिए ये बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो जब ये पावर 4 होगा तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 0 की तरफ टेंड करेगा। इसकी अपेक्षा तो जो टोटल वैल्यू होगी 1/4πε0, और यहाँ 2 है और 2QL हम जानते हैं ये P के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हो गई P, और उसके बाद R/r⁴, तो ये वैल्यू एक कैंसिल होगी, यानी अल्टीमेटली 1/4πε0 2P/r³।
ये वैल्यू होगी ई की ये वैल्यू होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में आपसे पूछा जाए तो इस तरह से करिए, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति देखते हैं। आइए अब हम दूसरी स्थिति, दूसरा केस करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इसके पहले हमने अक्ष पर किया था। मान लीजिए ये द्विध्रुव है तो ये इसका अक्ष है, इस पर अगर किसी पॉइंट पर निकालना है तो ये अक्षीय स्थिति हो गई। इधर कहीं पर भी इसी रेखा पर, निरक्षीय का मतलब हुआ इसके मिड पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, ये निरक्षीय स्थिति हुई। तो एक द्विध्रुव है -q + q, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट A है। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इसको कहा जाता है टफ है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। तो अब यहाँ -q है, यहाँ +q, दोनों के बीच की दूरी अगर 2l है तो मिड पॉइंट से ये दूरी l होगी और ये दूरी l। अब आप देखिए यहाँ से ये l है, ये r है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ ये 90 अंश का कोण बना, तो पाइथागोरस से ये वैल्यू जो होगी √l² + r², यहाँ तक हुआ। अब आइए देखते हैं +q आवेश के कारण A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता क्या होगी। तो देखिए ये प्लस है, तो प्लस के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी। तो यहाँ से देखिए E1 हमने लिखा है, यहाँ E1 है, बाहर की ओर है, होगी कितना 1/4πε0 q आवेश का मान बटे इसके बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग करेंगे तो ये वैल्यू आई, ये पहला मान हुआ। दूसरा अब देखते हैं -q के कारण यहाँ कितना होगा। तो ये माइनस आवेश है, तो ध्यान दीजिए माइनस के कारण तीव्रता जो होगी अंदर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। तो माइनस के कारण A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E2 हमने माना है 1/4πε0 q/r²। तो r की भी वैल्यू जितना ये है उतना ही ये भी होगा, √l² + r², ये वैल्यू रखा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता दोनों के मान बराबर हैं, दोनों के मान तो बराबर है। देखिए ये मान और ये मान बराबर है, अंतर बस ये है कि इसके कारण जो तीव्रता है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर दिख रही है, और माइनस के कारण तीव्रता अंदर की ओर है। बस दिशा का ही अंतर है, दिशा का ही अंतर है। तो अब एक जो है तीव्रता इस दिशा में, दूसरी इस दिशा में, तीव्रता सदिश राशि है। अब हमें इन दो सदिशों को जोड़ना है। पहला सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, इसको मान लेते हैं हमें जोड़ना है। तो जोड़ने की प्रक्रिया यही है कि दो सदिश को जब जोड़ा जाएगा तो एक फार्मूला होता है r = a² + b² 2ab cos थीटा, वही फार्मूला हमने लगाया। लेकिन माड ऑफ E1 और माड ऑफ E2 इक्वल है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो केवल E1 में कन्वर्ट हुआ। E1 इस बार हमने कॉमन ले लिया तो वो E1 हो गया, और √2 कॉमन है, यहाँ आ गया 1 + cos थीटा केवल बचा। और हम जानते हैं cos 2 थीटा के फार्मूले से 1 - 2 cos² θ/2 -1 हुआ। 2 का ये वाला वैल्यू 1 को कैंसिल कराना है, तो cos 2 थीटा 2 cos² θ/2 -1 से ये कैंसिल हुआ। अब देखिए ये वाला 2 अंडर रूट में इसको आकर के 2 कर देगा, और यहाँ E1 है, E1 की वैल्यू अब cos θ/2 बचा। अब देखिए cos θ/2 को हम कितनी आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो एंगल टोटल है इसको हमने थीटा माना, इसी एंगल को के पैरेलल एक लाइन जो खींची गई है ये इस एंगल को दो भाग में बांटेगी, दो भाग में बांटेगा। तो जब दो भाग में ये बटेगा तो ऊपर वाला एंगल यहाँ से ये वाला एंगल θ/2 होगा, और नीचे वाला ये एंगल भी θ/2 होगा। तो जब ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अगर ये θ/2 है तो ये भी θ/2 होगा। अब आप इस ट्रायंगल में आइए, तो cos θ/2 बराबर आधार बेस अपान हाइपोटेनस, यानी l/√, इतना होगा। अब cos θ/2 की वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो टोटल वैल्यू यहाँ इतनी आती है। फिर हम वही कंडीशन पिछले वाला केस का लगाते हैं कि r² की वैल्यू मच ग्रेटर है, यानी इसकी अपेक्षा ये दूरी काफ़ी बड़ी है, तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू लगभग 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो अब जो वैल्यू आएगी r² की पावर 3/2, ये 0 हो गया,
आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये क्यू हो गया, और यहाँ पर 2QL जो वैल्यू होता है P बराबर होता है 2QL, P बराबर होता है 2QL, ये वाला हमने मान रख लिया। तो अल्टीमेटली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई वह इतनी आई, और इसकी जो दिशा होगा, दिशा देखिए इन दो सदिशों को जोड़ेंगे, दिशा ये होगा, ये होगा, ये दिशा होगी। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। ये देखिए शायद ये बुक में नहीं है, इसको हमने अल्टरनेट मेथड से किया है, ये काफ़ी इजी मेथड है, आप इसको सीखने की कोशिश करिए। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आइए अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण यानी टार्क फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका ये मतलब हुआ कि इधर वैद्युत क्षेत्र की समानता सभी जगह एक समान है, और उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का तरीका ये है कि आप दो प्लेट लीजिए, जितना चार्ज इस पे प्लस दीजिए उतना ही माइनस यहाँ दीजिए, दोनों को काफी पास में रखिए। इसके बाद दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी जगह एक समान होगी। तो यहाँ देखिए तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, यानी इधर प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इधर प्लस है इधर माइनस। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, द्विध्रुव का माइनस यहाँ है और प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है। अब आप सोचिए इधर पूरा प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा और एक बल लगाएगा। उतना ही बल यहाँ पर प्लस पर इधर की ओर लगेगा, क्योंकि इधर माइनस है, माइनस वाला इस प्लस को इधर खींचेगा और माइनस वाले को प्लस अपनी ओर खींचेगा। यानी कि एक तरह से ये सिस्टम है, इस पर जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर इस पर इधर लगेगा। इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश की जाएगी, ऐसे है, इस पर बल इधर बल इधर लगेगा, दोनों एक समान बल है लेकिन पैरेलल हैं, विपरीत बल लगेंगे। तो ये पूरे इस सिस्टम को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, तो इस पर एक बल युग्म काम कर रहा है और उसका आघूर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है क्रिया रेखा के बीच की। तो एक बल, कोई एक बल ले लीजिए, दोनों बल बराबर ही होते हैं बल युग्म में, तो एक बल हो गया और दोनों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, क्रिया रेखा मतलब इस बल और इस बल के बीच की लंबवत दूरी क्या है, तो इसको पीछे हमने बढ़ाया, ये लंबवत दूरी हुई, ये दूरी हुई। जब यहाँ से थीटा है, ये 2l है, तो आप देखिए साइन थीटा बराबर दिस, तो ये वाली वैल्यू अगर ए बी हम मानते हैं अपान 2l, तो ए बी बराबर जो होगा वो 2l साइन थीटा हुआ, यानी ये 2l साइन थीटा है, ये वैल्यू हमने रखा। अल्टीमेटली टाउ जो आ गया QE इंटू 2l साइन थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL इंटू E साइन थीटा, और ये वैल्यू कुछ और नहीं P होता है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने आज का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर को पूरा कराया। इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में करके बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तब तक के लिए आपका आज का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।